अपने 11 लाख रुपयों में आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि आपको बहुत सारे फीचर्स भी प्रोवाइड करे, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाए जिससे कि किसी भी प्रकार के रास्तों में चलने की कैपेबिलिटी मिले और स्पेस भी गाड़ी के अंदर अच्छा खासा हो। ऐसे में आपके सामने माइक्रो एसयूवी एक सेगमेंट आ जाता है जिसमें दो गाड़ियां बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। एक है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स और दूसरी है टाटा पंच। अब दोनों ही गाड़ियों का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि दोनों में से लेनी कौन सी है। वेरिएंट आपको बताता हूं, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स लोगे तो 1.2 लीटर वाला डेल्टा वेरिएंट एजीएस के साथ आपको मिल सकता है 10,84,000 रुपए ऑन रोड प्राइस पर। इसका एक्स-शोरूम प्राइस लगभग 9,50,000 के आसपास है, थोड़ा बहुत बढ़ते बढ़ते आपको 11 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। टाटा पंच का अकॉम्प्लिश्ड डीजल वेरिएंट एएमटी के साथ सनरूफ के साथ आपको 11 लाख रुपए में मिल जाता है ऑन रोड। सबसे बड़ी टक्कर अगर देखी जाए तो इन दोनों के बीच में होती है, बाकी सारी गाड़ियां थोड़ी सी बाद में आती हैं। आप चाहे तो नेक्सॉन के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन वहां पर फीचर्स काफ़ी कम हो जाते हैं। इस वजह से मैंने पंच और फ्रॉन्क्स को लिया है क्योंकि यहाँ पर फीचर आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। बात करें दोनों गाड़ियों के इंजन की तो दोनों गाड़ियों के अंदर 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन मिलते हैं। जहां पंच के अंदर 1.2 लीटर रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है, ये 3 सिलेंडर इंजन है। थोड़े से वाइब्रेशंस आपको मारुति के मुकाबले ज़्यादा मिलेंगे, थोड़े से या बहुत भी कह सकते हैं। ये आपको 87 bhp की पावर 6000 आरपीएम पर देगा और 3250 आरपीएम से आपको अपना पिक टॉर्क दे सकता है जो कि 115 न्यूटन मीटर के आसपास आता है। वहीं फ्रॉन्क्स 89 bhp की पावर 6000 आरपीएम पर आपको देती है और 4400 आरपीएम पर आपको 113 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क दे पाती है। और फ्रॉन्क्स के इंजन का नाम है 1.2 लीटर डुअल जेट वीवीटी इंजन। ये एक 4 सिलेंडर इंजन है, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, गाड़ी चालू है या बंद है पता नहीं चलेगा आपको गाड़ी के अंदर बैठने पर। बट बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैटर करती है क्योंकि टाटा पंच में बिल्ड क्वालिटी आपको ऐसी लगने वाली है कि आपको गाड़ी वन पीस में लगेगी और कॉन्फिडेंस आपको वहाँ पर ज़्यादा मिल पाता है। दोनों ही गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आती है और दोनों ही गाड़ियों में 5 गियर ऑटोमेटिक लगा हुआ है और दोनों ही गाड़ियों में फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी क्योंकि आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का फंक्शन मिल जाता है। माइलेज की तरफ देखें तो फ्रॉन्क्स में 22.89 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है, लेकिन जिन भी लोगों से मैंने बात करी उन्होंने बोला कि भाई 14-15 से ऊपर ये नहीं जाती। इवन कुछ लोगों ने बोला कि 12-13 से ऊपर भी नहीं जा पाती है। जबकि पंच की बात करेंगे तो क्लेम्ड माइलेज ही 18.8 किलोमीटर पर लीटर का है और ये गाड़ी जो है जाकर आपको लगभग 14-15 का माइलेज दे पाती है। माइलेज से देखेंगे तो थोड़ी सी कमजोरी यहाँ पर पंच आपको दिखेगी पेपर वाइज, बट माइलेज काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करती है और फ्रॉन्क्स और ये लगभग सिमिलर पेज पर होते हैं। एक्सपेक्टेड था कि मारुति की गाड़ी है फ्रॉन्क्स तो ज़्यादा अच्छा माइलेज मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। दोनों गाड़ियों का जो स्ट्रक्चर है वो आप सामने देख सकते हैं। डायमेंशंस अगर आप लेंथ की बात करेंगे तो फ्रॉन्क्स थोड़ी ज़्यादा आगे है, अगर आप विड्थ की बात करेंगे तो फिर भी फ्रॉन्क्स थोड़ी सी ज़्यादा आगे है। हाइट में थोड़ी सी टाटा पंच ज़्यादा आपको ऊपर लगेगी, वो तो आप बाहर से देखकर भी बता सकते हैं। अगर व्हील बेस की बात करोगे तो बहुत बड़ा यहाँ पर अंतर आता है। 2520 mm का व्हील बेस आपको फ्रॉन्क्स का मिलता है, जबकि 2442 mm का व्हील बेस आपको टाटा पंच का मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस जो है 187 mm का पंच का है और 190 mm का फ्रॉन्क्स का है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों गाड़ियाँ में कोई कम ज़्यादा है, बट व्हील बेस ज़्यादा है और ग्राउंड क्लियरेंस बराबर है, तो इसका मतलब है कि फ्रॉन्क्स उतने खराब रास्तों पर नहीं जा सकती जितने में पंच जा सकती है। और इवन जब आप चलाएंगे तो आपको ये चीज़ फील होगी कि फ्रॉन्क्स में आपको थोड़ा सा सिटी राइड वाला फील आएगा कि आप सिटी में ही ज़्यादा अच्छे से चला सकते हैं, जबकि पंच आपको ये कॉन्फिडेंस देगी कि आप किसी भी रास्ते पे जा सकते हैं। पथरीले रास्ते हैं, आपको वहाँ पर डर नहीं लगने वाला है, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। डायमेंशंस की बात हो ही रही है तो बूट स्पेस बता देता हूँ। पंच के अंदर बूट स्पेस आपको 366 लीटर का मिलता है और 308 लीटर का बूट स्पेस आपको फ्रॉन्क्स दे पाती है। तो दोनों में थोड़ा बहुत सा अंतर है 50-60 लीटर का, और बैग्स वगैरह आराम से दोनों के अंदर फिट हो जाते हैं, तकलीफ नहीं होती है वहाँ पर। हाँ, जब आपको फ्रॉन्क्स के अंदर सामान रखना है तो लिप थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है बूट का, इस वजह से आपको थोड़ा सामान रखने में तकलीफ हो सकती है। सस्पेंशन की बात करेंगे, स्टिफ सस्पेंशन आपको पंच के अंदर मिलते हैं। फ्रॉन्क्स के सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, आपको इवन थोड़े खराब रास्तों पर भी ग्लाइड करती हुई गाड़ी चल रही है ऐसा पता चलेगा, लेकिन कच्चे रास्तों में जाने में आपको डर लगेगा इस गाड़ी के साथ। ये आता है क्योंकि जब आप स्टीयरिंग पकड़ते हैं, आप गाड़ी पे थोड़ा बहुत चलते हैं तो आपको बिल्ड क्वालिटी महसूस होती है, वो फ्रॉन्क्स आपको दिखाएगी कि भाई हाँ इन रास्तों पर नहीं जाना है, जबकि पंच देगी कॉन्फिडेंस। दोनों गाड़ियों के व्हील्स जो है आपको लगभग सिमिलर मिलने वाले हैं। 195/60 R16 के व्हील्स आपको मिल जाते हैं और अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं। यहाँ पर सामने की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स दिए जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग दी जाती है, लेकिन फ्रॉन्क्स की स्टीयरिंग अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, फीडबैक बहुत कम है, आपको चलाने में मज़ा नहीं आएगा कह सकते हैं, और बहुत ही ईजीली वो है मैनूवर करती है। टाटा पंच यहाँ पर थोड़ी सी हैवी है, थोड़ा सा फीडबैक आपको मिलता है, रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया है दोनों गाड़ियों का, लेकिन टाटा पंच थोड़ी सी हैवी और फीडबैक देने की वजह से आपको चलाने का जो मज़ा है वो आपको यहाँ पर पंच के अंदर आ जाता है। स्टीयरिंग वाइज अगर मैं जाना चाहूँगा पर्टिकुलरली, अगर मैं सिटी राइड करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, ट्रैफिक में चलता हूँ, तो मैं फ्रॉन्क्स की तरफ चूज़ करूँगा क्योंकि वहाँ पर बहुत लाइट वेट स्टीयरिंग है। लेकिन अगर मुझे मज़ा चाहिए, मुझे लंबे रास्ते भी जाने हैं, मुझे वो ड्राइविंग का एक खुशी चाहिए, तो फिर मैं पंच की तरफ यहाँ पर मुड़ना चाहूँगा। दोनों ही गाड़ियों के अंदर एसी आपको मिल जाता है, लेकिन फ्रॉन्क्स आपको ऑटोमेटिक दे देती है अपने डेल्टा वेरिएंट के साथ, जबकि पंच आपको मैनुअल एसी ही प्रोवाइड कर पाएगी। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको देखनी होगी। पीछे वाले एसी दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलेंगे आपको। वैनिटी मिरर सनवाइजर आपको मिल जाता है, कैबिन से बूट का एक्सेस मिल जाता है क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ हैचबैक्स के डिज़ाइन की ही हैं, तो अगर आप वो ट्रे हटा दें, बूट ट्रे, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा।
लेकिन पार्किंग असिस्ट में एक बड़ी चीज़ है, फ्रॉन्क्स के अंदर आपको कैमरा नहीं दिया जाता है, जबकि सेंसर बस मिल जाते हैं। पंच के अंदर आपको पार्किंग असिस्ट के लिए कैमरा भी मिल जाता है और सेंसर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पर बहुत बड़ी है जो लैग करती है फ्रॉन्क्स के अंदर, वो है इसका क्रूज कंट्रोल। फ्रॉन्क्स में क्रूज कंट्रोल इस वेरिएंट में नहीं दिया जाता है। टाटा पंच का कंप्लीट वेरिएंट भले ही आपको ऑटोमेटिक एसी नहीं देता है, लेकिन ऑटोमेटिकली चलने के लिए गाड़ी दे देता है, क्रूज कंट्रोल दे देता है। तो ऑटोमेटिक नहीं चलेगी, बट हाँ आप एक्सेलरेटर पैडल से पैर हटा सकते हैं और गाड़ी क्रूज कर सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो है टाटा ने यहाँ पर डाली है। साथ ही साथ पंच के अंदर आपको कीलेस स्टार्ट स्टॉप का बटन भी दिया जाता है। तो अगर आप बार बार चाबी लगाने की झंझट से बचना चाहते हो तो आप पंच की तरफ भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ दोनों गाड़ियों में बता दूं आपको टिल्ट स्टीयरिंग मिलेगा, टेलीस्कोपिक का कोई फीचर नहीं दिया गया है। अगर सीट्स की बात करें तो दोनों गाड़ियों में आपको ड्राइवर सीट जो है एडजस्टमेंट मिल जाएगा। फ्रॉन्क्स 6 वे एडजस्टमेंट देती है, लेकिन जो पंच है वो आपको 8 वे एडजस्टमेंट दे देती है। आप हेडरेस्ट भी यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील नहीं है तो पंच यहाँ पर थोड़ी सी बेटर हो जाती है, क्योंकि पंच 8 वे एडजस्टमेंट देती है। आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है ड्राइवर सीट के लिए, जबकि फ्रॉन्क्स के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा। ड्राइवर की सीट को आप हाइट में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, आप सिर्फ हेडरेस्ट और आगे पीछे और रिक्लाइन कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ मुझे फिर से थोड़ी सी पीछे लगी फ्रॉन्क्स की। लेकिन को ड्राइवर के लिए 6 वे एडजस्टमेंट सेम आपको मिल जाएगा। सीट ऊपर नीचे नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें हो जाती है। अपहोल्स्ट्री की बात करेंगे तो आप दोनों ही गाड़ियों में फैब्रिक सीट ही देखेंगे, लेदर सीट या लेदरेट सीट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। ड्यूअल टोन इंटीरियर मिलेगा। और इंटीरियर में बात करिए तो रियर सीट की बात कर लेते हैं तो कंफर्टेबल काफ़ी ज़्यादा है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं दोनों ही गाड़ियों के अंदर। पंच के अंदर भी काफ़ी स्पेस है, फ्रॉन्क्स के अंदर भी काफ़ी स्पेस है, कोई यहाँ पर कम ज़्यादा यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है। अब इंटीरियर की बात कर ही रहे हैं तो दोनों गाड़ियों का इंटीरियर आपके सामने, आप देखिए दोनों में से कौन सा आपको बेटर लगता है। मुझे मारुति के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब एक प्रीमियम वाला लुक देते हैं। वहीं अगर टाटा के पंच की बात करूँ मुझे थोड़ा सा स्पोर्टी लगता है, बट अगर दोनों में से इंटीरियर डिज़ाइन चूज करना होगा तो मैं मारुति की तरफ जाऊँगा, मुझे ज़्यादा प्यारा लगता है। बात करें रियर सीट की तो यहाँ पर आपको तीनों लोगों के बैठने के लिए आराम से जगह मिल जाती है, कोई तकलीफ वहाँ पर नहीं होती और 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इवन अगर एक बच्चा है तो फिर बहुत आराम हो जाएगा। अगर 3 लोग बड़े बड़े हैं मेरे साइज के हैं तो फिर तकलीफ हो सकती है 3 लोगों को, 2 लोग आराम से बैठ पाएंगे। पर अगर 3 ही लोग गाड़ी में बैठने वाले हैं तो मारुति फ्रॉन्क्स में एक फीचर है 60/40 स्प्लिट का रियर सीट के लिए, तो आप बूट स्पेस को बड़ा कर सकते हैं अगर सामान ज़्यादा है आपके पास। ये टाटा पंच में नहीं मिलेगा। वो बेंच फोल्ड होगी, अब बेंच फोल्ड होगी तो फिर आपको या तो 2 ही लोगों को बैठना पड़ेगा या फिर 3 लोग बैठे तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसी तरह फ्रॉन्क्स कुछ चीज़ों में और भी ज़्यादा आगे है, जैसे कि इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल और एडजस्टेबल ORVM आपको मिल जाते हैं, जबकि पंच के अंदर आप सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं, रिट्रैक्ट नहीं होंगे वो, मतलब बंद नहीं होंगे इस तरीके से अंदर से, तो आपको खोल कर खिड़की फिर बंद करना पड़ेगा। सारी विंडोज़ पावर विंडोज़ है, लेकिन 1 टच डाउन का ऑप्शन आपको दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाएगा ड्राइवर सीट के लिए। 1 टच अप का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रॉन्क्स देती है, 1 टच अप का ऑप्शन आपको पंच नहीं देती है। मुझे नहीं पता ऐसा कंपनीज क्यों करती है कि 1 टच डाउन दे दिया 1 टच अप नहीं दिया, दोनों ही ऑपरेशन दे दो क्या ही फर्क पड़ेगा, तो ऐसा है। साथ ही साथ पंच और भी लैग करती है, जैसे कि रियर डिफॉगर आपको पंच के इस वेरिएंट में नहीं मिलता, वो आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। रियर वाइपर नहीं मिलता, वैसे रियर वाइपर फ्रॉन्क्स के अंदर भी नहीं मिलता, लेकिन डिफॉगर वहाँ पर आपको जरूर दिया जाएगा। पर पंच के अंदर आपको मिल जाती है सनरूफ, तो अगर आप सनरूफ लेना ही चाहते हैं, आपको चाहिए कि भाई एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा अंदर आने देना है, धूप वगैरह कभी खिली तो मजे लेने हैं, तो आप वो कर सकते हैं, उससे बाहर मत निकलिएगा। खड़ी गाड़ी में निकल जाइए, चलती गाड़ी में मत निकलिएगा। मारुति की एक चीज़ अच्छी है कि वो जब भी चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं तो सभी गाड़ियों के लिए लगभग सिमिलर सा करते हैं। जैसे कि फ्रॉन्क्स के अंदर उन्होंने सारे लाइट्स LED कर दिया, हेलोजन का सिस्टम बंद कर दिया, लेकिन अभी भी हमारी पंच जो है हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ ही आती है। टेल लाइट यहाँ पर LED आपको मिल जाते हैं, बट फ्रंट हेडलाइट्स भले ही हेलोजन हो, लेकिन कॉर्नरिंग हेडलाइट्स का फीचर आपको मिल जाता है एक्टिव वाला, जिसकी वजह से पंच जो है पहाड़ी रास्तों में ईजिली चल सकती है, आपको ज़्यादा विजन मिलता है, जो कि फ्रॉन्क्स में आप मिस करेंगे। साथ ही साथ फ्रॉन्क्स के अंदर आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते, जो कि पंच आपको फॉग लैंप्स देती है, हेलोजन ही सही। साथ ही दोनों गाड़ियों के अंदर आपको 7 इंचेस का टचस्क्रीन सिस्टम मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी दोनों के अंदर है, कि ऑब्वियसली ये देना ही पड़ेगा, बट वायरलेस आपको मिलता है फ्रॉन्क्स के अंदर और वायर्ड आपको मिलता है पंच के अंदर। वायर्ड अगर वो वायरलेस हो जाता तो ज़्यादा मजा आ जाता, बट जब साउंड सिस्टम की बात आती है तो फ्रॉन्क्स आपको साउंड सिस्टम में 4 स्पीकर देती है, जबकि पंच देती है 6 स्पीकर, वो भी हारमन के। और दोनों में आप देखना चाहेंगे बेटर कौन सा है, तो आपको बता दूं पंच का साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है। टाटा की सभी गाड़ियों का साउंड सिस्टम अपने राइवल से बेटर होता है। बाकी स्टीयरिंग पे माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, वॉइस कमांड वगैरह आपको मिल जाएगी। ज़्यादा सिस्टम किसका अच्छा है उस पर डिबेट करी जा सकती है, क्योंकि किसी को मारुति अच्छा लगता है, किसी को पंच में अच्छा लगता है कि भाई ये जो सिस्टम है, अब वो OS की बात है भाई किस तरीके का है। लेकिन अगर लैगी कम देखे जाए तो मारुति यहाँ पर कम लैग देता है, जबकि पंच में काफ़ी अच्छे से लैग आपको मिलेंगी, बट वो रेयर केसेस है। बात कर लेते हैं सेफ्टी की। दोनों गाड़ियाँ 120 से ऊपर जाएगी तो लगातार बीप मिलेगी, 80 के ऊपर जाते ही एक बीप आपको बता देगी कि आपकी गाड़ी 80 क्रॉस कर चुकी है। पर फ्रॉन्क्स को अभी तक टेस्ट नहीं किया है ग्लोबल एनकेप ने, जबकि टाटा पंच को 5 स्टार एनकेप रेटिंग दी हुई है और ये सेफेस्ट गाड़ियों में से आती है। जबकि दोनों गाड़ियों के अंदर 2-2 एयरबैग दिए गए हैं। टाटा पंच में तो 4 ही लोगों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, बीच वाला जो पीछे बैठेगा वो बेचारे के लिए सिर्फ बेल्ट है, जबकि फ्रॉन्क्स के अंदर 3 पॉइंट सीट बेल्ट पीछे की सीट के लिए भी दिया जाता है। अब ये सीट बेल्ट की कहानी आपको पता ही है हमेशा से कि इनमें बीप बजती रहती है अगर ये लगे ना हो, भले ही कोई बैठा ना हो।
एक चीज़ दोनों गाड़ियां मिस करती है, TPMS, जो कि मेरे ख्याल से सभी गाड़ियों में होना चाहिए, यानी कि टायर का प्रेशर आपको पता चलता रहे गाड़ी के अंदर ही। इसके अलावा देखें तो ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दोनों ही गाड़ियां प्रोवाइड करती है। फ्रॉन्क्स आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ देगी, वो है हिल होल्ड कंट्रोल। अगर आप एक ऑटोमेटिक चला रहे हैं तो आप सभी को पता है भाई, क्योंकि ऑटोमेटिक में भी हम लोग अडेप्ट कर लेते हैं कि हमें ब्रेक जो है वो राइट पैर से ही दबाना है, एक पैर हमारा फ्री ही होता है हर समय। अब ऐसे समय पर आपको वो लेफ्ट पैर निकालना पड़ेगा, थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर हिल होल्ड कंट्रोल होता है तो ईजी हो जाता है आपके लिए कि भाई आपने हैंड ब्रेक छोड़ा या फिर आप रुके थे, आपने ब्रेक छोड़ा और आप एक्सीलेटर पर जा रहे हैं, उतना देर के लिए गाड़ी पॉज पर है, मतलब पीछे नहीं लुढ़क रही है। तो HSC मेरे हिसाब से ऑटोमेटिक गाड़ियों में होना बहुत अच्छी बात होती है। मैनुअल गाड़ियों में फिर भी लोग संभाल लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ऑटोमेटिक में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अब ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों 11 लाख के अंदर इन दोनों गाड़ियों में। अगर मुझे लेनी रहती तो मैं कौन सी लेता? देखो, कंडीशंस बनती है, मैं अपने रनिंग दिखता, क्या मेरी रनिंग सिटी के अंदर ज़्यादा, अगर मेरी सिटी के अंदर ज़्यादा रनिंग है तो यहाँ पर गियर शिफ्टिंग स्मूथली होती है ज़्यादा अच्छे से फ्रॉन्क्स के अंदर। गाड़ी के सस्पेंशन बहुत ज़्यादा लाइट वेट, बहुत ज़्यादा स्मूथ है फ्रॉन्क्स के, जो कि सिटी में चलने के लिए बनाए गए हैं। ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक सा मुझे मिल जाता है, गाड़ी थोड़ी प्रीमियम लगती है, सीटिंग थोड़ी अरेंजमेंट ऐसी ही दी गई है कि आपको आराम मिलेगा। स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, जिसकी वजह से मैं आराम से मैन्यूवर कर सकता हूँ। रिस्पॉन्स उसका काफ़ी बढ़िया सा है, फीडबैक नहीं मिल रहा है चलेगा, लेकिन सिटी में ड्राइव कर रहा हूँ तब तक बढ़िया चीज़ है। जब तक मैं गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है, फ्रॉन्क्स मेरे लिए बेटर गाड़ी है। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी गाड़ी का मज़ा लेना चाहता हूँ, मैं कभी सोच रहा हूँ कि मैं लॉन्ग ड्राइव पर जाऊँगा, सोच नहीं रहा हूँ, मतलब बना है प्लान कि मैं जाऊँगा लगातार, मैं अलग अलग रास्तों पर भी जाऊँगा। मुझे जाना पड़ता है ऐसे रास्तों पर जहाँ पर खड्डे वगैरह ज़्यादा होते हैं, अलाइनमेंट की फिक्र होती है, थोड़ा रफ रोड हो सकता है, गियर शिफ्टिंग से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर हालांकि मैनुअल ओवरराइड होता है उसके अंदर, थोड़ा सा लैगी बट हो जाता है। सो अगर मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा हूँ कि मुझे सिर्फ सिटी में ड्राइव नहीं करना है, खराब रास्ते पर भी जाना पड़ सकता है, कभी कभी मुझे ड्राइविंग के मज़े भी लेना है, आनंद भी लेना है और स्टीयरिंग पे रिस्पांस भी चाहिए, फीडबैक भी चाहिए, तो फिर मैं पंच की तरफ ज़रूर चला जाऊँगा। अब आप बताइए कि आपका ड्राइविंग कंडीशन कैसा है, आप किस तरीके से ड्राइव करते हैं और इन दोनों में से आपके लिए कौन सी बेटर होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।